आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स। नमस्कार दोस्तों, इस तस्वीर में नजर आ रही महिला अधिकारी ने शायद सबसे बड़ी चूक यही कर दी कि कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर उन्होंने सीधे एस जयशंकर साहब को घेरने की कोशिश कर ली। जो बात कूटनीति की मर्यादा में रहकर कही जानी चाहिए थी, वह खुले मंच से कह दी गई। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो दृश्य सामने आया, उसने माहौल को एक झटके में गर्मा दिया। एक विदेशी महिला अधिकारी ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री से सीधी टक्कर लेने की कोशिश की। शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सामने जयशंकर साहब हैं, जो हथियार नहीं बल्कि शब्दों से ही सामने वाले की रणनीति उलट देते हैं। एक गलत अनुमान ने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। दोस्तों, मामला बेहद बड़ा है, इसलिए इसे विस्तार से समझेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार तुर्की के दौरे पर पहुंचे। इस दौरे का असली मकसद क्या था, यह खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का दावा था कि यह यात्रा समर्थन और सहारे की तलाश से जुड़ी हुई थी। इसी दौरान इशाक डार की मुलाकात तुर्की की सेक्रेटरी डालमा से हुई। कैमरे ऑन होते ही बातचीत का रुख अचानक कश्मीर की तरफ मोड़ दिया गया। यहाँ डालमा पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाती नजर आई। भारत को लेकर ऐसे तंज कसे गए और ऐसे आरोप लगाए गए जिनका ना तो जमीनी हकीकत से कोई लेना देना था और ना ही कूटनीतिक शिष्टाचार से। भारत के लोकतंत्र और कश्मीर को लेकर की गई टिप्पणियां सीधे तौर पर देश की संप्रभुता पर हमला थी। यहीं से साफ हो गया कि मामला यूं ही ठंडा नहीं पड़ेगा। यह सिर्फ असहमति नहीं थी, बल्कि भारत को खुले मन से चुनौती दी जा रही थी, और जब चुनौती सार्वजनिक हो तो उसका जवाब भी उसी स्तर पर आता है। मीडिया के सामने आते ही तुर्की की सेक्रेटरी के शब्द और तीखे हो गए। कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने भारत पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की बात करता है, लेकिन कश्मीर में सेना के जरिए युवाओं का इनकाउंटर कर रहा है। उनके मुताबिक ये युवक अपराधी नहीं बल्कि आजादी की मांग कर रहे लोग हैं। इस बयान के जरिए भारत की सुरक्षा व्यवस्था और सेना की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करने की कोशिश की गई। बात यही नहीं रुकी। उन्होंने भारत की तुलना इजराइल से करते हुए माहौल को और भड़काने की कोशिश की। कहा गया कि जैसे गाजा में फिलिस्तीनियों पर बम गिरते हैं, वैसे ही कश्मीर में भारत ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। इस तुलना का मकसद बिल्कुल साफ था, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दमनकारी देश के तौर पर पेश करना। यह भी जताने की कोशिश की गई कि वैश्विक संस्थाएं भारत की कथित शक्ति को नजरअंदाज कर रही हैं। इसके बाद बयान और भी आगे बढ़ गए। तुर्की की सेक्रेटरी ने खुलकर कहा कि उनका देश कश्मीरियों के साथ खड़ा है। भविष्य की बात करते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एक दिन कश्मीरियों को आजादी जरूर मिलेगी और इस रास्ते में पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। तुर्की ने खुद को पाकिस्तान का बड़ा भाई बताते हुए हर तरह के सहयोग का भरोसा दिया है। सबसे गंभीर मोड़ तब आया जब इस सहयोग को सिर्फ राजनीतिक समर्थन तक सीमित नहीं रखा गया। कैमरों के सामने यह संकेत भी दिए गए कि जरूरत पड़ी तो हथियारों की आपूर्ति जैसी मदद भी की जा सकती है। यहीं से साफ हो गया कि यह सिर्फ शब्दों की जंग नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ एक सोची समझी रेखा खींचने की कोशिश है। कूटनीति की सीमाएं टूट चुकी थी, भारत के आत्मसम्मान को खुली चुनौती दी जा चुकी थी। ऐसे में सबकी नजर इस पर टिक गई कि भारत इसका जवाब कैसे देगा, और जवाब आया भी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना किसी भावुकता के बेहद ठंडे दिमाग से स्थिति को संभाला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो देश आतंकवादी संगठनों को राजनीतिक आंदोलन बताने की कोशिश करते हैं, उन्हें भारत को लोकतंत्र और मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। यह टिप्पणी सीधे उस सोच पर भार थी जो आतंक और राजनीति के बीच की रेखा मिटाना चाहते हैं। जयशंकर साहब ने आगे तुर्की को उसके अपने रिकॉर्ड की याद दिलाई। उन्होंने इशारों में बताया किस तरह सीरिया में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को फंड और हथियार मिलते रहे हैं, जो अब मिडिल ईस्ट से निकलकर यूरोप तक फैलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में भारत पर सवाल उठाना अपनी ही सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा है। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत में तुर्की से कहीं ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, और अगर वाकई भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा होता तो हालात कब के बेकाबू हो चुके होते। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में हर धर्म, हर समुदाय के लोग साथ रहते हैं।
है और देश लगातार प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि आज भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। जयशंकर साहब ने साफ शब्दों में चेताया कि अधूरी जानकारी के आधार पर किसी बड़े देश पर आरोप लगाना कूटनीति नहीं होती, खासकर तब जब ऐसे आरोप पाकिस्तान जैसे देश के बहकावे में आकर लगाए जाएं। उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की बाहरी दखलंदाजी स्वीकार नहीं करेगा। कश्मीर भारत का विषय है और इस पर किसी बाहरी ताकत का मंच से भाषण देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अंत में उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि भारत शांति और संयम में विश्वास जरूर करता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करता। अगर कोई देश या अधिकारी इस हद को पार करेगा तो जवाब भी उसी मजबूती से दिया जाएगा। यही वजह है कि इस पूरे मामले में भारत का रुख सख्त भी दिखा और साफ भी और पूरी तरह अडिग भी। अब तुर्की की बढ़ती बौखलाहट के पीछे एक और बड़ा कारण भी सामने आया है। दरअसल भारत ने तुर्की की नाक के नीचे ही उसकी रणनीति पर चोट कर दी है, वो भी ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के जरिए। अगर इस मैप को ध्यान से देखें तो आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्की की भौगोलिक स्थिति आसानी से समझ में आती है। यहाँ अजरबैजान तुर्की का करीबी सहयोगी है और तुर्की खुले तौर पर अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई करता रहा है ताकि वह आर्मेनिया जैसे अपेक्षाकृत कमजोर देश पर दबाव बना सके। लेकिन कहानी यहीं से पलट जाती है। पिछले कई सालों से भारत लगातार आर्मेनिया को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सप्लाई और भी तेज हो चुकी है। यही बात तुर्की और पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता बन गई है। इन्हीं भारतीय हथियारों के दम पर आर्मेनिया ने अजरबैजान को जिस तरह जवाब दिया है उसे तुर्की अच्छी तरह समझ चुका है। तुर्की की बेचैनी इस कदर बढ़ गई कि कई बार उसने अजरबैजान के साथ मिलकर भारत को खुली धमकियां तक दी। कहा गया कि भारत अपनी ताकत दिखाना बंद करे और आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई रोके। लेकिन दिलचस्प बात है कि तुर्की ने जितना ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की, भारत ने उतनी ही तेजी से हथियारों का एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। आज हालात यह है कि आर्मेनिया भारत के लिए हथियारों का एक बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जब भारत ने ग्रीस को S-400 जैसी अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम ऑफर करने के संकेत दिए तो तुर्की की बेचैनी और बढ़ गई। मेडिटेरियन सी के इस मैप को गौर से देखिए तो लाइट ग्रीन रंग में दिख रहे ज्यादातर छोटे छोटे आइलैंड या तो ग्रीस के हैं या साइप्रस के। इनमें से एक भी आइलैंड तुर्की का नहीं है, फिर भी तुर्की इन्हें जबरदस्ती अपने कब्जे में लेना चाहता है। यही वजह है कि जब तक भारत ग्रीस और साइप्रस के साथ मजबूती से खड़ा है तब तक तुर्की इन आइलैंड्स पर अपनी मंशा पूरी नहीं कर सकता। भले ही मैप पर भारत और तुर्की के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नजर आती हो, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने कूटनीति और रणनीति के दम पर तुर्की की नाक के नीचे ही उसे घेर दिया है। अब सवाल आपसे, क्या जयशंकर साहब ने तुर्की की सेक्रेटरी को करारा और सटीक जवाब देकर सही किया या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पूरी जानकारी मिले। और ऐसे ही नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।